अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जो अक्सर लोगों का मैदा ख़राब रहता है, जो स्टमक इश्यूज़ अक्सर लोगों को रहते हैं और अक्सर लोग कंप्लेन भी कर रहे होते हैं। हमें या तो कॉन्स्टिपेशन रहती है, या हमें डायरिया बहुत ज़्यादा रहता है, या हमें गैस का मसला बहुत ज़्यादा रहता है। कुछ ना कुछ मसला हमारे साथ चल ही रहा होता है मैदे के को लेकर। तो क्या वो गलतियाँ हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से मैदे के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं? सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती वो एक छोटे बच्चे को भी पता होगी कि हम बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं और बाहर के खाने से फूड पॉइजनिंग होती है, जिसकी वजह से आपके मैदा अक्सर डिस्टर्ब रहता है। बहुत सारे लोगों में ये चीज़ देखी गई है कि रोज़ रात का खाना बाहर से है, या बाहर से रात का खाना नहीं भी है तो शॉर्मा या कोई बर्गर लेट नाइट वो बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। ऐसे लोगों का एक तो लेट नाइट वो खा रहे हैं, उसके ऊपर से वो खा बहुत ज़्यादा कैलोरीज रहे हैं, फिर वो खा बाहर से रहे हैं। तो ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से मैदा जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। आपका स्टमक भी आखिर कब तक इतनी कैलोरीज को बर्दाश्त करेगा? एक हद तक ही लेट नाइट फूड जो है वो स्टमक टॉलरेट कर सकता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला है फूड पॉइजनिंग, बाहर का खाना, बेवक्त खाना और बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ के साथ खाना। दूसरी बड़ी वजह आती है IBS। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये मसला है क्या। अगर आपका स्टमक, या तो आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं या आपको डायरिया रहता है, तो आपको चाहिए कि आप अपने जनरल फिजिशियन से मिलकर एक दफ़ा इसको रूल आउट कराएं कि कहीं आपको IBS का मसला तो नहीं है। IBS बहुत ज़्यादा कॉमन एक मसला है जो आपके स्टमक को ख़राब ही रखता है, और इसको अक्सर लोग डायग्नोज ही नहीं कर पाते। वो दवाइयों पे दवाइयाँ खाते रहते हैं, घर पे सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं। जब डायरिया होता है तो तब वो डायरिया की दवाइयाँ खा लेते हैं, जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो वो कोई लेक्सेटिव खा लेते हैं और वो ठीक नहीं हो पा रहे होते। उल्टा उनमें मुख्तलिफ डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा लेक्सेटिव्स के इस्तेमाल से, बहुत ज़्यादा स्टमक की दवाइयों के इस्तेमाल से, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें असल में IBS है। IBS अगर आपको है तो ये आपको मैनेज करना होता है। IBS के डिफरेंट टाइप्स हैं, IBS D होता है, IBS M होता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपका GP सबसे पहले, या आपका सबसे अच्छा है ये है कि आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को मिलकर एक दफ़ा इसको रूल आउट कराएं कि आपको मसला है क्या, IBS है भी या नहीं है। लेकिन अक्सर लोगों को गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है वो वहाँ पे जाना मुश्किल लग रहा होता है। हम अपने डॉक्टर को दिखा लें तो आप अपने GP को भी दिखा सकते हैं, डेफिनेटली दिखा सकते हैं, और इसको एक दफ़ा रूल आउट कराना ज़रूरी है, इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। यूजली ये ठीक नहीं होता, 100% ठीक नहीं होता, बट ये बहुत हद तक मैनेज हो जाता है। जब ये एक दफ़ा मैनेज हो जाए तो आपका ये मसला भी कम हो जाएगा। ये जो आपका IBS है उसके एपिसोड्स कम हो जाएंगे। जहाँ आपको साला साल डायरिया रहता है, साला साल कॉन्स्टिपेशन रहती है, वहाँ पे बीच में कुछ टाइम ऐसा आएगा जब आपको ये मसला रहेगा, बाकी पूरा साल आप ठीक रहना शुरू हो जाएंगे। यूजली ये मैनेज हो जाए तो बहुत मसला नहीं करता, मगर अगर ये मैनेज नहीं है तो आपके मैदे में हर वक्त दर्द रहता है, आपको मैदे के मसाइल हर वक्त रहते हैं। अगली चीज़ आती है दवाइयों का इस्तेमाल। हम अक्सर ऐसी दवाई खा लेते हैं जिससे हमारा मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत सारे एंटी डिप्रेसेंट्स ऐसे हैं जो स्टमक को ख़राब करते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो स्टमक को ख़राब करते हैं, बहुत सारे पेन किलर्स ऐसे हैं जो आपके स्टमक को अगर लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किया जाए तो डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। अब हमारे यहाँ एक और मसला ये है कि अगर डॉक्टर ने लिख के दिया ये दवाई आपने खानी है तो हम फॉलो अप के लिए नहीं जाते, हम दोबारा कभी डॉक्टर से मिलने नहीं जाते, डॉक्टर से तो कभी ये पूछने नहीं जाते कि आपने ये दवाई लिख के दी थी, 1 माह जारी रखें, 1 माह गुजर गया, अब क्या करना है। 1 माह बाद या तो हम उसको लेते रहते हैं या हम उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। उसको जो टेपर ऑफ करने वाली चीज़ होती है वो हम बिल्कुल नहीं करते, और जो लोग उसको लेते रहते हैं उनका स्टमक अक्सर जो है वो फिर ख़राब हो जाता है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल आपके मैदे के अंदर, आपके जो गट के अंदर अच्छा बैक्टीरिया उनको ख़त्म कर देता है। हम अक्सर मसलों में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग तो खुद ही घर में सेल्फ मेडिकेशन से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, या तो आप कॉन्स्टिपेशन फील करते हैं या आपको डायरिया हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि आपकी गट उस एंटीबायोटिक से डिस्टर्ब हो रही है। अब इस गट हेल्थ को रीस्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको रीस्टोर करने के लिए प्रोबायोटिक्स के साशे मिलते हैं जो आपने इस्तेमाल करने होते हैं। 15 डेज़ इस्तेमाल कर लें, 1 हफ़्ता इस्तेमाल कर लें, जब आपको बेहतरी महसूस हो आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग उस तरफ नहीं आते, हमें लगता है दवाइयों का इस्तेमाल, प्रोबायोटिक्स तो दवाई हैं, दवाई का इस्तेमाल हमने बिल्कुल नहीं करना। इसी तरह मैग्नीशियम एक ऐसा सप्लीमेंट है जो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो वो भी आपको डायरिया कर सकता है, और इस तरह बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं। एक गलती जो मैंने और देखी है पेशेंट्स को करते हुए, वो 2, 3, 4 सप्लीमेंट्स इकट्ठे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे
अगर वो एक मल्टीविटामिन ले रहे हैं उसके साथ वो कोई हेयर का सप्लीमेंट भी ले रहे होते हैं। अब मल्टीविटामिन में लेट से फॉलिक एसिड भी है, जिंक भी है, कैल्शियम भी है, उसके अंदर विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है, और जो हेयर का सप्लीमेंट आप ले रहे हैं उसके अंदर भी फॉलिक एसिड भी है, विटामिन सी भी है, विटामिन ए भी है। तो ये सारों की डोजेज जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा जा रही है। जो मल्टीविटामिन है उसमें जितना आपको पूरे दिन में जिंक चाहिए मौजूद है, जो हेयर सप्लीमेंट है उसमें जितना आपको पूरे दिन में जिंक चाहिए वो मौजूद है। सो ये टॉक्सिसिटी कर रहे हैं आपके अंदर। आप ज़रूरत से ज़्यादा आप उनको देख नहीं रहे कि क्या ये 2 सप्लीमेंट्स इकट्ठे इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते। एक डॉक्टर पे गए, उससे मल्टीविटामिन लिख दिया, वो लेना शुरू कर दिया। किसी ने कोई हेयर का सप्लीमेंट बताया, वो लेना शुरू कर दिया। तीसरे डॉक्टर पे गए, उसने कोई स्किन की दवाई, स्किन का सप्लीमेंट दे दिया, हमने वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर हमने 4 चीज़ें इंटरनेट से भी देख ली कि ये भी बहुत अच्छा है स्किन के लिए, ये भी बहुत अच्छा है, वो सारा कुछ ऑर्डर भी कर दिया। अब हम सारा कुछ ले रहे हैं और वो सारा कुछ टॉक्सिसिटी भी कर सकता है। वो आपस में मिल के जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा जा रहा है, और फिर वो जो कहीं ज़्यादा उसको हम हज़म नहीं कर पाते, वो मैदे के ऊपर एक बोझ होता है और वो कहीं ना कहीं फिर हमें पता चलने लग जाता है। दवाइयों और एक्सेसिव इनटेक ऑफ सप्लीमेंट्स के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां हैं जो चल रही हों, बहुत सारे मसाइल हैं जो चल रहे हों, तो आपके मैदे के मसले रिजॉल्व नहीं होते। जैसे अगर आपके अपेंडिक्स का कोई मसला चल रहा है, आपने उसको रूल आउट नहीं कराया, तो आपका मैदा अक्सर दर्द रहेगा, आपके एब्डोमिनल पेन रहेगा, आप समझ नहीं पाएंगे ये क्या हो रहा है। इसी तरह पैंक्रियाज का अगर कोई मसला चल रहा है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है, अल्सर हुआ है, गैस्ट्राइटिस का मसला है, वैसे आपको गैस हुई है, तो आपके एब्डोमेन में पेन रहेगी और आप उसको रूल आउट नहीं कर पाएंगे कि ये क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। और इन केसेस में हर केस में डाइट प्लान डिफरेंट होता है, हर केस में डाइटरी मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। बहुत सारे लोग, क्योंकि हमें लगता है कि फूड साइंस एक कॉमन सेंस है, हम अपना दिमाग इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि गैस्ट्राइटिस का डाइट प्लान क्या होना चाहिए, हम अपने दिमाग से खुद ही सोच सकते हैं कि अल्सर का डाइट प्लान क्या होना चाहिए। तो ये तो मसला ही नहीं है। डाइट तो हमें पता ही है कि हमने इसके साथ क्या करनी है, या डॉक्टर ने जो कहा था नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है, तो हम नरम ग़िज़ा के इस्तेमाल के नाम पे बहुत सारी कैलोरीज और बहुत सारी अनहेल्दी चीज़ें इस्तेमाल करने लग जाते हैं। पिछले दिनों एक पेशेंट मुझे बता रही थी, डॉक्टर ने कहा सॉफ्ट फूड खाना है, पिज़्ज़ा सॉफ्ट फूड होता है, तो मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अब पिज़्ज़ा के अंदर जो लो क्वालिटी चीज़ डाला जाता है वो कोई अच्छा चीज़ तो नहीं है, किसी ने आपके लिए कोई लो फैट बहुत अच्छा चीज़ तो नहीं डालना, जबकि चीज़ एक इंतहाई महंगी चीज़ होती है। और पिज़्ज़ा जो पाकिस्तान में मिलते हैं वो 1500 to 2500 रुपीज़ में आपको मिल रहे होते हैं, विच मीन्स कि उनके अंदर इंतहाई लो क्वालिटी का चीज़ डला हुआ है। अब जस्ट बिकॉज वो चबाना आसान है डजंट मीन कि वो सॉफ्ट फूड के अंदर आएगा। सॉफ्ट फूड ऐसी फूड होती है जो आपके मैदे पे ज़्यादा ज़ोर ना डाले। सो ये सारी जो मैंने आपको चीज़ें बताई, इनके साथ साथ आपको सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल करना होता है, आपको ब्लेंड डाइट का इस्तेमाल करना होता है, जिसे चबाना बेशक थोड़ा मुश्किल हो मगर वो आपके मैदे के ऊपर थोड़ा सा आसान हो। गॉल स्टोन्स का अगर किसी को मसला हो, वो रूल आउट नहीं हुआ तो वो भी अक्सर एब्डोमिनल पेन जो है वो कर सकता है। अब डाइटरी मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए हर मसले के हिसाब से, गैस्ट्राइटिस की अलहदा है, अल्सर की अलहदा है, लेकिन चूँकि ये बहुत सारी मेडिकल हिस्ट्री पे डिपेंड करती है तो इस तरफ मैं नहीं जाऊँगी। मैं बात करती हूँ कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है, एसिडिटी का मसला है, या डायरिया आपको फ्रीक्वेंटली रहता है, तो आपको किस किस्म की ग़िज़ा पे आ जाना चाहिए। एक और गलती जो हम अपनी डाइट में कर रहे होते हैं, और स्पेशली वेट लॉस को लेकर कर रहे होते हैं, वो ये होता है कि हम बिल्कुल प्रोटीन के ऊपर होते हैं, सारा प्रोटीन खा रहे हैं, ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप डाइट से निकालते हैं तो कॉन्स्टिपेशन भी होगी, तेज़ाबियत का मसला भी होगा। बिकॉज प्रोटीन के साथ साथ कार्ब्स को मैनेज करके बैलेंस करके चलेंगे तो आप हेल्दी लाइफ गुजार सकेंगे, आपकी गट हेल्दी रहेगी, आपका स्टमक हेल्दी रहेगा। अगर इन दोनों चीज़ों का इम्बैलेंस है तो आपका स्टमक गट कभी भी हेल्दी नहीं होगा। कार्ब्स ने फाइबर देना है, प्रोटीन में फाइबर बहुत कम है, प्रोटीन डाइट आपको कॉन्स्टिपेशन करेगी। बहरहाल अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो आपने हाड़ मुँह 2 इंजीर या 12 किशमिश भिगो कर रख दें, वो इंजीर या किशमिश भी आपने खा लेना है और वो पानी भी पी लेना है। नाश्ता जो है वो आपका आधी सूखी रोटी, उसके साथ 1 अंडा, ज़्यादा सारी सब्जियां डालकर होना चाहिए। 11 से 12 बजे के दरमियान में आप कोई फल इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहती है पेट में तो कोशिश करें कि बीज, जैसे अमरूद है उसका बीज निकाल दें और जो फल है उसका छिलका उतार दें। अमरूद का छिलका नहीं उतारना, जैसे सेब है उसका छिलका उतार के इस्तेमाल किया जाए। दोपहर के खाने में अगर तेज़ाबियत है तो आपने कच्ची सब्जियां नहीं खानी, लेकिन अगर जिस कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो आपने कच्ची सब्जियां खानी है। डायरिया का मसला है तो भी आपने कच्ची सब्जियां नहीं खानी। दोपहर में आप आधी रोटी या
20 से 24 चाय के चम्मच उबले हुए चावल ले लें और उसके साथ सालन आप जितना मर्ज़ी ले लें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आपने ब्राउन राइस का इस्तेमाल करना है, या प्रेफर करें कि आप गंदम की रोटी का इस्तेमाल करें। ग्लूटेन बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट। इसके साथ आप सालन जितना मर्ज़ी ले लें। हरे पत्ते जो हैं उनका इस्तेमाल कम से कम, मूली का इस्तेमाल कम से कम, बिकॉज़ ये गैस करते हैं और गैस से पेट में दर्द हो जाता है फिर ऐसे केसेस में। शाम 4 से 5 बजे आप फिर से फल का इस्तेमाल कर सकते हैं या 1 कप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात का खाना आपका दोपहर के खाने की तरह होना चाहिए, यानी रोटी भी हो उसके अंदर चावल, रोटी या चावल में से एक चीज़ हो, सालन हो। बेशक रात में आप सैलड का इस्तेमाल ना करें। हरे पत्ते और मूली का इस्तेमाल कम से कम करें। इवन पके हुए हरे पत्ते भी ज़रा कम लें, बिकॉज़ वो गैस की प्रॉब्लम कर सकते हैं, और जब आपको पहले ही स्टमक में इश्यूज़ आ रहे हैं तो गैस के मसले से ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। थोड़ी बहुत वॉक रखें, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी रखें। आपकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट होती ही तब है जब आप थोड़ी बहुत वॉक करते हैं। अगर आप वॉक नहीं कर रहे, पूरा दिन कुर्सी पे बैठे हुए हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन रिजॉल्व हो जाएगी, तो ये नहीं होने वाला। अगर आप खुद को हाइड्रेट नहीं कर रहे, आप पानी नहीं पी रहे, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कॉन्स्टिपेशन का मसला रिजॉल्व होगा। कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स के लिए तो मैंने आपको बता दिया, आप इंजीर किशमिश इस्तेमाल करेंगे। जिन लोगों को डायरिया या एसिडिटी का मसला है तो उन्होंने निहारमू, 1 चुटकी सौंफ, 2 छोटी इलायची और 5 पुदीने के पत्ते उबाल कर वो कहवा आपने एम्प्टी स्टमक पीना है, ये उससे बेहतर हो जाएगा। शुक्रिया।